हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 9 का ग्रेविटेशन पार्ट 4 लेके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है थ्रस्ट। तो चलिए देखते हैं थ्रस्ट। मान लेते हैं कि अपने हाथ में हम लोगों ने एक पिन पकड़ के रखा है। एक नोटिस बोर्ड पिन होता है जैसा पकड़ के रखा है, और उसको हम लोग दबा रहे हैं। तो जैसे ही हम उसको दबाएंगे, पिन जो है वो थंब के ऊपर है और वो थंब को पेनिट्रेट कर जाएगा। जो पेनिट्रेट करेगा यहां पे, अब देखिए, पिन थंब के सरफेस पर फोर्स लगा रहा है। पिन थंब के सरफेस पर फोर्स लगा रहा है, और यहां पे ये है थंब का सरफेस और ये है पिन, और ये 90 डिग्री पर गिर रहा है फोर्स। बस ये जो फोर्स 90 डिग्री पे गिर रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं थ्रस्ट। कोई भी फोर्स 90 डिग्री अगर किसी भी चीज पे पड़े तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल है आपके सामने। एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर क्या करता है, अपने इतने बड़े विंग या फिर फैन से बहुत जोर से नीचे हवा मारता है, और जब बहुत ज्यादा जोर से नीचे हवा मारता है तो रिएक्शन लगता है, एक्शन रिएक्शन। तो नीचे से जब रिएक्शन आता है तब ये हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करता है। उसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। तब ये हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो जाता है। ऐसे करके हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए सरफेस। कोई भी फोर्स अगर वो परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पर गिर रहा है, वो चाहे कैसा भी सरफेस हो। सपोज ये एक सरफेस है, यहां पे फोर्स लग रहा है और ये 90 डिग्री पे लग रहा है, ये भी थ्रस्ट है। ये एक सरफेस है, यहां पे फोर्स लग रहा है और ये 90 डिग्री पे लग रहा है। ये एक सरफेस है, यहां पे भी फोर्स लग रहा है और वो 90 डिग्री पे लग रहा है। तो तीनों ही थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। सरफेस कैसा भी हो, उस पर अगर 90 डिग्री पे कोई भी फोर्स लग रहा है तो हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, जो हम यूज करते हैं फोर्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं प्रेशर। तो चलिए अब आते हैं प्रेशर पे। तो जो प्रेशर है ना, वो थ्रस्ट से ही लगता है। थ्रस्ट के बिना प्रेशर नहीं लग पाता है। सपोज ये सरफेस है और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो प्रेशर होगा नहीं, जनरेट होगा प्रेशर हमेशा थ्रस्ट 90 डिग्री पे ही जनरेट होता है, और सबसे ज्यादा फोर्स प्रेशर यहीं पर जनरेट होता है जब वो थ्रस्ट से लगता है। थ्रस्ट ही प्रेशर को जनरेट करता है। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या मतलब, प्रेशर क्या है, जो एरिया इन कांटेक्ट है, इसको हम लोग अगर लिखे फॉर्मूला वाइज तो ये हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया इन कांटेक्ट। तो प्रेशर क्या है, एरिया इन कांटेक्ट। अगर मैं पेन का ये साइड, अगर मैं जो नुकीला साइड है इस साइड अगर मैं यहां पे लगाऊं, तो ये जितना एरिया कवर करेगा, इसका टिप जो एरिया कवर करेगा, उतना ही एरिया को लेना है, एरिया इन कांटेक्ट। अगर मैं इसका पिछला साइड से अगर मैं इसको दाबू पिछला साइड से, तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है उतना आपको एरिया देना है, और के साथ उसको डिवाइड कर देना है। सो एरिया इज थ्रस्ट बाय
एरिया इन कॉन्टैक्ट, ये है आपका प्रेशर। तो चलिए प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक डैम का पिक्चर है, ध्यान से देखिए, बांध जिसको हम कहते हैं। ये जो डैम है इसका जो वॉल है ऊपर थिन है, लेकिन नीचे आते आते इसका वॉल है बहुत ही मोटा हो गया है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जैसे पानी है, ऊपर जैसे पानी है, ऊपर पानी का जो प्रेशर होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू द जो नीचे होता है, नीचे जो एरिया होता है यहां पे हाई प्रेशर होता है। उसी प्रकार जब यहां पे जो लो प्रेशर है, यहां का लो प्रेशर लेने के लिए यहां पे थिन वॉल तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो थिन वॉल पकड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आते आते इसका जो वॉल है इतना ज्यादा थिक हो गया है ताकि ये यहाँ पे हाई प्रेशर को झेल सके। आप देखेंगे कि ऊपर जो मछलियां हैं वो मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी मछलियां हैं, और नीचे देखिए छोटी छोटी पतली पतली मछलियां हैं, नीचे प्रेशर की वजह से पतले हो गए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक डैगर है जिससे हम फल काटते हैं, सेब काटते हैं, आम या फिर कुछ भी फल काटते हैं। तो आप देखेंगे एक नाइफ का एक साइड होता है शार्प और एक साइड होता है ब्लंट। एक साइड, जिस साइड पे शार्प एज होता है वहां से अगर हम कुछ काटे तो बहुत ही आसानी से वो चीज कट जाता है। सेब फॉर एग्जांपल, सेब को अगर हम इस शार्प साइड से काटे तो बहुत आसानी से वो कट जाएगा, लेकिन अगर हम ब्लंट साइड से उसको काटने जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इजीली कट होगा ही नहीं। क्योंकि यहां पे देखिए शार्प साइड में एरिया जो है वो कम है, इसीलिए प्रेशर जो है वो ज्यादा है। एरिया यहां पे कम है जिसकी वजह से प्रेशर यहां पे ज्यादा है, वहीं पर ब्लंट सरफेस पर एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर जो, तो वहीं पर आप देखिए कि एक नाइफ का जो ब्लंट एज होता है वहां पे एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो कम होता है। इसलिए काटने में बहुत ज्यादा आपको थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, कटेगा लेकिन बहुत ज्यादा थ्रस्ट आपको लगाना पड़ेगा, आपको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसानी से फल या फिर कोई भी चीज आराम से कट जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स में। तो अब चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रेशर इन फ्लूइड्स में। तो मान लेते हैं कि यहां पे देखिए एक फ्लूइड का डेफिनेशन है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। पहले फ्लूइड क्या है हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस हो वो अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण फ्लो करता हो, बहता हो, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जैसे फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं आपके गैसेस एंड लिक्विड्स और फ्लूइड्स। गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। और वहीं पे जो सॉलिड होता है वो, आपने कभी सॉलिड को बहते देखा है क्या? सॉलिड नहीं बहता है, सॉलिड एक रिजिड चीज है। तो लिख देते हैं whereas solid is rigid।
अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है। तो पानी का ये क्योंकि एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी ये है कि वो हर तरफ, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आपको पता है कि जो पानी है, जो लिक्विड है, वो आप किसी भी कंटेनर में आप डाल दीजिए, वो उस कंटेनर का शेप को अटेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह प्रेशर डालता है। अब सपोज ये पानी है, तो पानी यहाँ पे प्रेशर डालेगा, 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 नीचे भी डालेगा, इस साइड में भी डालेगा, यहाँ पे भी डालेगा, यहाँ पे डालेगा, यहाँ पे भी डालेगा, ऊपर भी डालेगा, ऊपर भी डालेगा। लेकिन पानी इस कंटेनर से निकल नहीं रहा है। इसका वजह क्या है? ऊपर है हवा, ऊपर है हवा। यहां पे एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसी वजह से आप लोग देखेंगे, जैसे नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जिसको हम कहते हैं, वहां पे आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जहां पे पानी निकलता है तो पानी उड़ने लगता है। ठीक वैसे ही अगर स्पेस में जाके हम कंटेनर को रखेंगे तो पानी इसके अंदर नहीं रहेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर है और बाहर से प्रेशर देने वाला कोई है नहीं। यहां अर्थ पे, यहां पे क्योंकि यहां पे एयर है, एयर भी एक फ्लूइड है और एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर और एयर में एक लाइन है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जिस लाइन पे दोनों पे ये होता है, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। इस लाइन में जहां पे एयर और वाटर ज्वाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। हवा भी प्रेशर डालता है और पानी भी प्रेशर डालता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम में से सभी ने कभी ना कभी ये जरूर किया होगा, बाथरूम में मग लिया होगा और मग को सीधा उल्टा करके एकदम डायरेक्ट हम लोग डुबाने का कोशिश किए हैं। आप लोग देखेंगे कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो अंदर से एक पुश आता है, अंदर से एक फोर्स आता है, जो ऊपर की तरफ एक फोर्स आता है। वो क्या है? वो एक प्रेशर है जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है। आप वैसे भी देखेंगे कि जब कुएं से पानी को उठाया जाता है, जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है, मतलब पानी डुबाए, बाल्टी पानी के अंदर है, तब वो बहुत हल्का होता है। जैसे ही बाल्टी पानी के सरफेस से ऊपर आ जाता है, तब उसका वेट हमें महसूस होता है कि वो कितना भारी है दरअसल। तो ये है प्रेशर इन फ्लूइड्स, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो बहता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बाइंड फोर्स। तो चलिए अब देखते हैं बाइंड फोर्स, फ्लोटिंग प्रिंसिपल। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड एक्सर्ट्स a force in upward direction on the solid immersed into the fluid. This upward force is called bind force, which is also known as upthrust. क्या बोला जा रहा है यहां पे? बायंसी एक प्रिंसिपल है जिसके तहत फ्लूइड जो होता है, वो जो सॉलिड इमर्स्ड है इस फ्लूइड में, उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। मैं एग्जांपल के साथ एक समझाता हूं। ये कंटेनर है, इसमें पानी है और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने डुबा दिया है। अब आप बताइए कि इसका एक mg नहीं होगा क्या, जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा? नीचे तो अर्थ है, mg वेट, इसका एक वेट है जो अर्थ खींच रहा है।
लेकिन फ्लूइड क्या कर रहा है, एक फोर्स अपवर्ड की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। फ्लूइड एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ, नहीं तुम यहां पे नहीं रहो, हमारे अंदर मत आओ, निकलो निकलो यहां से निकलो करके निकाल देने का एक चाप देके इसको बाहर निकालने का कोशिश करता है फ्लूइड। तो अब इस बाइंड फोर्स को नापे कैसे, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, सिंक कब करता है और राइज कब करता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कब सिंक करता है और कब राइज करता है। अगर बाइंड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट के वेट के, कोई भी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर वेट और बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ दोनों अगर इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट। अगर अपथ्रस्ट यानी कि बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से कम हुआ तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर वेट बाइंड फोर्स इसका जो मतलब फ्लूइड जो ऊपर धकेल रहा है, जो अपथ्रस्ट, उससे अगर वेट ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। और अगर बाइंड फोर्स वेट से ज्यादा हो, इसका जितना वेट है उससे ज्यादा बाइंड फोर्स अगर इस पे लग जाए तो ये ऑब्जेक्ट राइज कर जाएगा, राइज करेगा ये ऑब्जेक्ट। तो बाइंड फोर्स भी हमारा हो गया। अब चलते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उससे पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल नहीं है, यही एक्सपेरिमेंट है इसका। तो इसके लिए हमें एक यूरेका कैन लेना है। यूरेका कैन इसका नाम है और इसको ओवरफ्लो कैन भी कहा जाता है। इसका नाम जो यूरेका कैन है, इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो आर्किमिडीज ने जब हुआ यह था कि एक आदमी ने राजा को एक सोने का मुकुट बना के दिया और बोला कि लीजिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार है। तो बाकी सब मंत्रियों ने कहा कि राजा जी ये तो नकली सोना भी हो सकता है, तो नकली सोना भी हो सकता है, कैसे हम इसको विश्वास करें। तो राजा भी सोच में पड़ गया, हाँ ठीक बोल रहा है, ये तो नकली भी हो सकता है। तो तब आर्किमिडीज जो बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, उनको ये काम सौंपा गया कि वो कितना दिन, दो दिन के अंदर ये सोना प्योर है कि नहीं ये टेस्ट करके दे। तो वो बहुत सोचते रहे। तो वो जब नहाने जाते थे तो यूरोप साइड में तो बाथ टब चलता है वहां पे, बाथ टब। तो बाथ टब में क्या था, पानी पूरा भर्ती था, पूरा भरा हुआ पानी था वहां पे। वो जैसे ही अपना पैर उसमें डुबाए, उससे कुछ पानी छलक के नीचे गिर गया। और तभी उनको ये आइडिया आ गया कि कैसे सोने के मुकुट का प्योरिटी मेजर किया जाए। वो वैसे ही नंगे ही यूरेका करके दौड़ते राजा जी के पास गए और बोले कि राजा जी मुझे मिल गया, ये सोना पता चल जाएगा कि कितना प्योर है कि नहीं। तो इसीलिए इसका नाम यूरेका कैन है। यूरेका का मतलब शायद है आई हैव गॉट इट। जो भी हो, ये है यूरेका कैन और इसमें पानी भरा हुआ है। हमने एक ऑब्जेक्ट को डुबाया, इमर्स किया। अब ये हम लोग को ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट का
ये जो पार्ट है यही इमर्स्ड है, ऊपर का पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उतना ही पार्ट को हम कंसीडर करेंगे जितना हम डुबाएंगे। अगर पूरे ऑब्जेक्ट को डुबा दिए वो भी कर सकते हैं कि पूरा ही डुबा दिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही डुबा हुआ है, ऊपर ये नहीं डुबा है, इतना ही डुबा हुआ है। तो जैसे ही हम ये डुबाए, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा पाइप ऐसे निकल के आया है, एक्स्ट्रा पाइप। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा पानी निकल के नीचे गिर गया बाउल में, और बाउल में हम लोगों ने डिस्प्लेस्ड वाटर को कलेक्ट कर लिया। हमने डिस्प्लेस्ड वाटर को कलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने बस ये कहा कि ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, इसका वेट मेजर कर लीजिए। जस्ट measure the weight of the displaced water from the can। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जब बस उसका वेट निकाल देना है। आपको बाइंड फोर्स जो है, कितना बाइंड फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मिल जाएगा। तो आइए अब स्टेटमेंट को देखते हैं कि आर्किमिडीज क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। When an object is wholly or partially immersed in a fluid, an upward force called buoyant force acts in it, which is numerically equal to the weight of the liquid displaced by an object। इस ऑब्जेक्ट में जो बाइंड फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा, इसका जो mg होगा, इसका भी एक mg होता है, होगा इसका mg का kg के बराबर होता है बाइंड फोर्स। इतना बाइंड फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगा, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इससे कंक्लूजन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि F वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। दोनों का जो वॉल्यूम होगा, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और जो वाटर डिस्प्लेस किया है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम मतलब कितना जगह घेर लेता है। ये ऑब्जेक्ट आके थोड़ा सा जगह घेर लिया, अब वो जगह कैसे फिल होगा, तो वो जगह यहाँ पे आ गया, उतना पानी यहाँ पे आ गया, तो वॉल्यूम इक्वल होगा। एक और बात आता है कंक्लूजन, ये नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर है बाइंड फोर्स। If bind is equal to weight of object, ये स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। बाइंड फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, इमर्स ऑब्जेक्ट, इसका वेट का बराबर होगा। तो हमने इसका जो कंक्लूजन है वो भी पढ़ लिया। तो चलिए अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। पहला तो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग पानी का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। पानी का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको हम लोग नापते हैं। इसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करते हैं कि दूध कितना प्योर है, हम इसको मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, जहाज कैसे बनते हैं, बड़े बड़े जहाज। आपको बता दूं, उस समय ग्रीस के राजा जो थे, उस समय आर्किमिडीज ग्रीस पे थे। तो आर्किमिडीज के फॉर्मूला के वजह से ग्रीस ने अपनी बहुत बड़ी नेवी खड़ी कर दी थी। कैसे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स। आर्किमिडीज आज भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से शिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद आता है बोट्स एंड सबमरीन्स। बोट्स और सबमरीन्स, सबमरीन जब ऊपर आता है नीचे जाता है, उसका भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा रोल है। ये इसका एप्लीकेशन है। स्टार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज like, share and subscribe this video, and thanks for watching. Thank you.